रॉल्स लॉ पढ़ा था हमने। रॉल्स लॉ में हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। वोलेटाइल होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा वेपर प्रेशर में, और अगर वोलेटाइल नहीं रहा तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर में नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा था कि पी ए इजिकल टू एक्स ए पी ए नॉट होता है और पी बी इजिकल टू एक्स बी पी बी नॉट होता है। कब? जब हमारे पास सॉल्यूशन हो और वो बाइनरी सॉल्यूशन ए और बी मिलके बना हुआ हो और दोनों के दोनों क्या हो, वोलेटाइल नेचर का हो। एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ए और बी का लिक्विड स्टेट। ठीक है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखे थे, इस तरह का है। ठीक, और चलिए ये सब पढ़ा दिए आप लोगों को। पी टोटल निकालने का फार्मूला ये अभी बता रहे हैं इसलिए कि क्योंकि क्वेश्चन में अभी यूज होगा फिर से, ताकि आपको ताज़ा हो जाए, याद रहे, इसलिए बता रहे हैं। पी टोटल टोटल प्रेशर निकालने का फार्मूला होता है एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, किसी का इको हो रहा है, किसी का। दो सिस्टम में अगर आप यूज कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने कहा था कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन और पी टोटल के मल्टीपल के बराबर होता है। रॉल्स और डाल्टन के इक्वेशन को हमने जब रिलेट किया था, एक दूसरे को कंबाइंड फॉर्म में लिखा था, एक और एक्सप्रेशन हमें मिला था 1/pt इजिकल टू y अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट। आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने ग्राफ बनाया था पी टोटल का इस तरह से, जो कि लास्ट क्लास में बताया था कि दोनों का सम कर देते हैं पी ए और पी बी को, तो ऊपर वाला ग्राफ मिलता है पी टोटल का। ठीक है, ये सब हम बात कर चुके हैं। फिर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे रॉल्स लॉ के ऊपर बेस्ड, और लास्टली ये तक डिस्कस किया था। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर। कैलकुलेट, एक मिनट में इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। कैलकुलेट, तो बस इतना सा क्वेश्चन है। आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन C2H5OH का। कीजिए इसको। अच्छा, ये टॉर देख करके डर नहीं जाना है। पार्शियल प्रेशर का यूनिट है, जैसे mm ऑफ Hg लिखते हैं प्रेशर का यूनिट, जैसे पास्कल लिखते हैं प्रेशर का यूनिट, वैसे ही टॉर भी है। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं 1 atm इजिकल टू 760 mm ऑफ Hg, वैसे ही 1 atm बराबर होता है 760 टॉर के बराबर। ठीक है, तो वैसे इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। कीजिए इसको। हाँ बोलिए। टोटल प्रेशर 60.7 पर है। 60.7 60 मतलब 60 टॉर के करीब आ रहा है आपका। हाँ, कुछ ऐसा ही आंसर आएगा। हमारे पास जो आंसर है वो 58.66 टॉर है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कितना आया C2H5OH का? नहीं किया। फिर कैसे किया? मोल फ्रैक्शन है तो C2H5OH का मोल फ्रैक्शन है सर, मतलब 2/3। हाँ, तो डायरेक्ट कैसे कर लिए बिना मोल फ्रैक्शन के? ऐसा लिखा 92/56 डिवाइडेड बाय 92/56 अच्छा, मतलब डायरेक्ट 42/36। सबको एक साथ कर दिया। हाँ, ठीक है, एक साथ करो। ठीक है, आंसर सेम आएगा वैसे। चलिए करते हैं अब हम। और किसी का आया? 56 आया। कितना आया? सर 58.66। हाँ ठीक है, 58.66 इज द राइट आंसर। करते हैं अब हम। देखिए, क्वेश्चन में टोटल वेपर प्रेशर आपको निकालना है। लिक्विड मिक्सचर है जिसमें दो चीज़ है, इथेनॉल मिथेनॉल, दोनों मिला हुआ है। आप चाहें तो इसको ए और बी मान सकते हैं, हम ए और बी मान के ही करते हैं। ए मान लेते हैं कि इथेनॉल है C2H5OH
और बी मान लेते हैं हम मीथेनॉल है CH3OH। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 92 ग्राम ऑफ C2H5OH एंड 32 ग्राम ऑफ CH3OH। तो अगर ये दोनों का मास दे रखा है, इसलिए दिया है ताकि आप उसका नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, और नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन पता है तो फिर हम रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए रॉल्स लॉ के लिए एक हिंट मिल गया है आपको, क्या कि पी नोट लिखा हुआ है, पी नोट यानी कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर आपको लिखा हुआ है, यही हिंट है रॉल्स लॉ अप्लाई करने का। बस आपको क्या अप्लाई करना है, पी टी इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, ये अप्लाई करना है। लेकिन आपको चाहिए क्या, मोल फ्रैक्शन, तो वो निकालने के लिए भी बोल दिया आपको क्वेश्चन। चलिए करते हैं अब उसको। हम लिखेंगे टोटल वेपर प्रेशर का जो एक्सप्रेशन होता है पी टोटल कितना होता है, एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले कि किसी भी तरह से इस कैलकुलेशन से हम नंबर ऑफ मोल निकाल लें। किसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH का, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए निकाल लें, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी निकाल लें तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। चलिए करते हैं पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए का मतलब है C2H5OH का नंबर ऑफ मोल, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। पता है मास कितना दिया हुआ है 92 ग्राम, तो गिवन मास इज 92 अपॉन व्हाट इज द मोलर मास ऑफ C2H5OH, क्या दो कार्बन है तो 12 इंटू 2 प्लस 46 आ रहा है, हाँ 46 यहाँ चाहिए, 6 हाइड्रोजन है और प्लस 60। इसका जो वैल्यू होगा वो 92/46 के बराबर, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 2 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ ए आ गया आपको। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी क्या हो जाएगा, गिवन मास यानी 32 अपॉन मोलर मास। 32 किसका मास है, CH3OH का, और इसका मोलर मास 12 + 4 यानी 12 + 4 + 60 कितना आ रहा है 32 बाय कितना आ रहा है 16 और 16 32 आएगा, 32/32 यानी 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ए का निकल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी निकल गया। तो देखिए हम एकदम आराम से कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इसी चीज़ को जल्दी में एक साथ कैलकुलेट कर सकते थे। नंबर ऑफ मोल ये है डायरेक्ट वैल्यू जैसे सर्च करने की। तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, पी टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए हमारे पास है 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल कितना 2 + 1 यानी 3, ठीक है, इनटू पी ए नॉट। पी ए नॉट दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 44 टॉर, तो इसको इनटू 44 कर लेंगे। चलिए ठीक है, प्लस अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या था अल्टीमेटली, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इन वेपर। तो सिर्फ C2H5OH का मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से C2H5OH का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। अच्छा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए दिया है ना, और फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर आपने कैलकुलेट किया है सिर्फ। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया है इसमें। पहले वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2/3 + 44 और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना हो जाएगा 1/1 + 2 यानी 3 इंटू, और पी वी नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है 88, इसको 88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका वैल्यू ही कितना आता है कैलकुलेट करने पर 58.66 टॉर। तो ये आपका पी टोटल आ गया। अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ लिया है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इन वेपर। इसका मतलब क्या निकालने के लिए बोला है ये बताइए, यानी कि सेकेंड पार्ट में क्या बोला है y के टर्म में, हम कहेंगे कि y पे निकालना है,
वाई ए बराबर क्या होगा, वाई ए इज इक्वल टू हाउ मच, ये पूछ दिया आपसे। तो चलिए वाई अगर निकालना है तो हमें कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना चाहिए, 1/pt, एक चीज़ पढ़े थे हमने, 1/pt इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन पी ए नॉट, एक पढ़ा था ना पीछे एक इक्वेशन ऊपर तो में 0.5 आ रहा है। 0.5, मेरे पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर नहीं है, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ये y अपॉन पी ए नॉट होगा, y अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट। आपको पूछा था वाई ए का वैल्यू निकालने के लिए ना, तो पूरे को वाई ए के टर्म में लिख लीजिए। हम एक चीज़ जानते हैं, क्या, वाई ए प्लस वाई बी बराबर 1 होता है, वाई ए प्लस वाई बी बराबर 1 होता है, यानी कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। तो 1/pt इज इक्वल्स टू वाई ए बाय, फर्स्ट पार्ट बड़ी आसान था, बड़ी आसानी से कर लिए। एक ही क्वेश्चन पूछेगा, किसी एक पार्ट, कोई एक पार्ट पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर, पी ए नॉट प्लस वाई बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस वाई ए अपॉन पी बी नॉट। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें सब कुछ पता है आपको, बस कैलकुलेट करना है। 1/58 बाय 58.66, ये तो पी टोटल का वैल्यू है। वाई ए का वैल्यू तो निकालना है आपको, मालूम नहीं है। और पी ए नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना था, 44 44 रखिए आप, 44 प्लस 1 माइनस वाई ए अपॉन पी बी नॉट का वैल्यू 88। यहाँ से देख रहे हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर एक अननोन है y, इसको सोल्व करने पर हमें y का वैल्यू निकल जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, वैसे आंसर नहीं है मेरे पास इसका, सेकंड पार्ट आया है किसी का तो बता दीजिए, वरना कैलकुलेट करने 0.5 ही आया है, 0.5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं, देयरफॉर वाई ए इज इक्वल टू 0.5, दिस इज द आंसर। क्लियर, तो इस तरह से करना है। हाँ सर हाँ सर पूछिए, कैन यू यूज डाल्टन लॉ? क्या बोल रहे हैं? डाल्टन लॉ करके कर सकते हो? अच्छा, डॉल्टन्स लॉ के हिसाब से कर सकते हैं कि नहीं, देखिए डॉल्टन्स लॉ से भी कर सकते हैं, डॉल्टन्स लॉ से भी बड़ी आसानी से बनेगा। कैसे, डॉल्टन्स लॉ कहता है कि पी ए इज इक्वल टू, तब उसके लिए आपको क्या करना है, पी ए नॉट पी बी नॉट दिया हुआ है ना, तो आपको कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा पहले, तो उसमें दोनों लॉ लगाना ही पड़ेगा। चलिए हम उससे भी करके आपको दिखा देते हैं। अगर डॉल्टन्स लॉ से करना चाहते हैं आप, तो पहले आप डॉल्टन्स लॉ बराबर में क्या बोलते हैं, पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। पी टोटल तो हम निकाल चुके हैं, वाई पता नहीं है और पी ए नहीं, अभी पता नहीं है आपको, पहले पी ए निकाल लीजिए। पी ए बराबर क्या लिखेंगे, एक्स ए पी ए नॉट, और एक्स ए का वैल्यू कितना है, ऊपर में देखिए एक्स ए का वैल्यू कितना आया था, 2/3 आया था ना, एक्स ए 2/3 इंटू पी ए नॉट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना 44 दिया था ना, 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 44, बस। तो ये आपका हो गया पी ए का वैल्यू, और पी ए का वैल्यू निकल गया तो ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो हम क्या लिखेंगे, 2/3 इंटू 44 विल बी इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टोटल तो निकाल चुके हैं आप ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में, कितना आया था 58.66, तो यहाँ से भी हम वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आया कहाँ से है, ये जो हमने लिखा है इक्वेशन लिखा है 1/PA/PT करके, इक्वेशन डॉल्टन्स और रॉड्स दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखने से आया है। तो आपको ये आसान लगता है तो ऐसे भी कीजिए, दोनों इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ जाएगा, इसमें 1/, लेकिन देखिएगा कई बार आपको कैलकुलेशन से बचाएगा कौन सा, जो ऊपर वाला हमने किया है। इस क्वेश्चन में यहाँ से भी वही आसानी से बन रहा है,
तो y बराबर हम क्या लिख देंगे फाइनली 2 × 44/3 × 58.66। इसका वैल्यू भी वही आएगा। देखिए कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। आ रहा है ना उतना ही? अब देखिए हाँ आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। इसका वैल्यू भी 0.5 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आप मेथड 2 ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए अब। टोटल प्रेशर over a mixture of two volatile liquids A and B is 600 torr. If the mole fraction of A in vapor phase is 0.35 and in liquid phase is 0.7। तो कहना है कैलकुलेट करने के लिए फाइंड वेपर प्रेशर of A and B in pure state। प्योर स्टेट में आपको वेपर प्रेशर बताना है। कीजिए इसको कैलकुलेट। इस पार्ट में हम क्वेश्चन अलग अलग इसलिए कर रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पार्ट से। आया किसी का आंसर? सर 300 है क्या? आंसर एक्चुअली मेरे पास नहीं है, ठीक है। मैं चाह रहा था कैलकुलेट करूँ लेकिन कैलकुलेशन तो इसमें है। अच्छा ठीक है, हम साथ के साथ देख लेते हैं इसका आंसर। 300 आ रहा है आपका? हाँ सर। किसका आ रहा है, तना है? नहीं सर, स्वर्णिम। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसको, चेक करते हैं। अच्छा कैसे किया आपने ये बताइए, प्रोसेस बताइए। सर वो अभी जो आपने एक डाल्टन्स लॉ से देखा था ना, वैसे। हाँ वहाँ से बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी कर सकते हैं, और दूसरा कौन सा 1/PT करके भी कर सकते हैं। दोनों में से जिसमें कैलकुलेशन जल्दी में हो जाए वो कर लीजिए, है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन में देखिए, टोटल प्रेशर ओवर अ मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स A and B इज 600 torr।
यानी कि पी टोटल का बात कर रहा है, आपको सॉल्यूशन में दे रखा, सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। पी टोटल का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 600 टॉर, 600 टॉर। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज दिस मच, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी एक्स ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.35। अच्छा, मोल फ्रैक्शन, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज यानी कि वाई ए है ये बात ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे गलती नहीं करना। जैसे मैंने कर दिया एक्स नहीं, अगर वेपर फेज बोला है तो ये वाई ए दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती करते हैं लोग। तो वेपर फेज को अंडरलाइन कर लीजिए आप, ठीक है। हाँ, और आगे इफ इन लिक्विड फेज इज दिस मच, और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन दे रखा है कितना, ए का ही दिया है, बी के बारे में बोला ही नहीं आप। लिक्विड फेज में ए का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.7, ठीक है, बहुत अच्छा। तो पूछ रहा है फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट, यानी पी ए नॉट और पी बी नॉट का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। पी ए नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, पी बी नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, ये निकालना है आपको। हम तो एक इक्वेशन कौन सा लगाएंगे, जो हमने पी टी का एक्सप्रेशन जाना है वही। पी टी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, पी टी इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट। अच्छा एक बात बताइए, आपको y दिया हुआ है तो क्या आप y भी निकाल लेंगे? अगर आपको y दिया हुआ है तो क्या आप y भी निकाल लेंगे? 1 minus y। यस, 1 माइनस वाई, क्योंकि y प्लस वाई भी कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.35, कितना आएगा ये देख लीजिए कितना आएगा, तब तक मैं इधर लिखता हूँ। y भी हो गया, x भी कितना है, x भी बराबर लिखेंगे 1 माइनस एक्स ए 1 माइनस 0.7, इसका वैल्यू 0.3, ऊपर वाले का कितना है 1 माइनस 0.3 पर 0.65 आएगा, 0.65 ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यू भी पता है सब कुछ का। चलिए एक बार लिख देते हैं इसको, पी टी इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। पी टोटल आपको 600 टॉर है, तो 600 इज इक्वल टू एक्स ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 0.7, पी ए नॉट मालूम नहीं, यही तो निकालना है हमें, प्लस एक्स बी का वैल्यू 0.3 और पी बी नॉट। तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन निकल गया। काश मुझे एक और इक्वेशन पी ए और पी बी नॉट में मिल जाए, हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब या तो आप क्या कीजिए, एक और इक्वेशन आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये जैसे आपने पी टोटल का एक्सप्रेशन लिखा, एक दूसरा 1 by pt से, हाँ 1 by pt से, या तो आप वहाँ से कैलकुलेट कीजिए, या फिर डाल्टन्स और रोल्स के हिसाब वहाँ से बहुत बड़ा हो, हाँ वहाँ से थोड़ा बड़ा होगा, वहाँ से कैलकुलेशन डाल्टन से कर ले, डाल्टन्स और हाँ वहाँ से जल्दी आसानी से कर सकते हैं आप। तो डाल्टन्स लॉ से हम क्या बोलते हैं, चलिए डाल्टन्स लॉ से ही करते हैं। डाल्टन्स लॉ से हम बोलते हैं पी ए इजिकल टू एक्स ए पी ए नॉट, पी ए नॉट, ठीक है। क्या हमारे पास पी ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए तो नहीं है हमारे पास, तो फिर कैसे करेंगे ये तो पी ए इक्वल टू एक्स और उधर से पी ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। हाँ, दूसरा हम पी ए इजिकल टू वाई ए इंटू पी टोटल, ठीक है। अब दोनों का रेशियो ले लें, दोनों का रेशियो ले लें तो आ जाएगा वैल्यू, पी ए का वैल्यू ये भी है और पी ए का वैल्यू ये भी है। तो हम अगर दोनों का रेशियो लिख दें, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ए इंटू पी ए नॉट विल बी इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टी, ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम ये लाइन। अच्छा, एक्स ए का वैल्यू कितना है 0.7 और पी ए नॉट का वैल्यू तो मालूम नहीं है आपको, इजिकल टू वाई ए का वैल्यू, वाई ए का वैल्यू ऊपर में देखा था 0.65, नहीं 0.35
और पी टोटल का वैल्यू कितना आता है 600। 600 बस हो गया, यहाँ से पी ए नॉट निकल जाएगा। तो पी ए नॉट करने के लिए वैसे भी किया जा सकता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आसान है, यहाँ से करना चाहिए, है ना। 7 5 जा इतना ही आ रहा है क्या? 30,000 हाँ टॉप 300 है 300 अच्छा पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, ये 300 ही होगा, एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ। 300 टॉर, ये आंसर हो गया। अच्छा पी ए नॉट तो निकल गया, पी बी नॉट बताइए, पी बी नॉट किसी ने कैलकुलेट किया? So 1300. 1300 है 1300 आ रहा है। पी बी नॉट कैसे निकालेंगे फिर से? यही वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे फिर? वहाँ पे 1 माइनस पी एट डाल दें, 1 माइनस वाई और 1 माइनस एक्स। हाँ, या तो आप वहाँ से कीजिए, या फिर पी वी नॉट का वैल्यू अगर निकालना है तो वह पी वी नॉट के एक्सप्रेशन में हम वैसे जानते हैं। एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। जो ऊपर वाला इक्वेशन है ना, ऊपर वाले इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें पी ए नॉट का वैल्यू बस पुट कर दीजिए, आपको पी वी नॉट आ जाएगा। वहाँ से भी आसानी से आ रहा है, तो फ्रॉम 1 कर सकते हैं आप, फ्रॉम 1। 600 इज इक्वल टू 0.7 इंटू 300 प्लस 0.3 इंटू पी वी नॉट। यहाँ से आप फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी वी नॉट बराबर बोल दीजिए कितना आ रहा है, मैं अब इसको कैलकुलेट नहीं करना वाला, समय लगेगा। 1300 1300। आंसर सही है ना, गलत नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन जो कि एक बार आया हुआ था एग्जाम में, वो आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन लिखिए, पी ए नॉट अपॉन पी वी नॉट, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/3 एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। आगे लिखिए एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, आइडियल assuming ideal behavior, the ratio of assuming ideal behavior, the ratio of mole fraction of A and B in vapor phase is 4:3, then the mole fraction of B in the solution will be। यही क्वेश्चन है, इसमें मैं ऑप्शन भी आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 1/5, ऑप्शन बी दे रखा है 2/5 2/3, ऑप्शन सी दे रखा है 4/5 एंड ऑप्शन डी दे रखा है 1/5। कीजिए इसको। आंसर आ जाने में बता दीजिएगा मुझे।
सर हाँ बोलिए। सर 1/5। यस, 1/5 इज द राइट आंसर। कौन किसका है आंसर? सर 2 बार है 1/5। अच्छा 2 बार है। देखिए आपको यहाँ से भी हिंट मिल गया। 2 बार है तो एक को हटा दीजिए ना, एक को मैं नन ऑफ दीज कर देता हूँ। लीजिए नन ऑफ दीज कर देते हैं इसको, नन। अच्छा 1/5 इज द राइट आंसर। किसका आया था 1/5? सर मेरा। उर्मिशा। हाँ सर। हाँ जी। और किसी का? और किसी का नहीं आया? चलिए मैं अब करता हूँ इसको। थोड़ा सा है ना, सीधा सोचिएगा तो क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा आपको। और प्रैक्टिस इतना हो गया है आपको कि आप सोच सकते हैं कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछना। ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस हिसाब से सोचना चाहिए आपको। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पी ए नॉट अपॉन पी वी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। आपको दे रखा है पी ए नॉट अपॉन पी वी नॉट, इसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 1/3। कहाँ गया? 1/3। अब क्वेश्चन में देखिए आगे पूछा, बोला है कि गिवन टेम्परेचर के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात चल रहा है और आइडियल बिहेवियर, इसलिए आइडियल बिहेवियर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। बस इतना सा, यहाँ से ये हिंट मिला हमें कि रॉल्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है। द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज इज दिस मच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यानी कि आपको YA अपॉन YB दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द सॉल्यूशन विल बी, यानी कि आपसे पूछ रहा है x B का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आप इधर उधर ऐसे ऐसे करके सोच रहे हैं तो थोड़ा समय लगा दीजिएगा। आपको क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए? रोल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ, एकदम जो बेसिक एक्सप्रेशन आपको लिया था कि रोल्स और डाल्टन्स को बराबर करते हैं, उससे आपको निकलेगा। क्यों, कहाँ से हिंट मिला आपको ये चीज़ का? तो क्योंकि हमें YA और YB में रिलेशन पता है और XB निकालना है, तो हमें X Y और इस सब के साथ जो रिलेशन वाला इक्वेशन है वही है, रोल्स और डाल्टन्स को जब इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए रोल्स और डाल्टन दोनों साहब ने एक ही बात बताया था। जो बात रोल्स ने कहा था वही बात डाल्टन्स ने भी कहा था, लेकिन दोनों का कैलकुलेट करने का तरीका अलग था। मतलब प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर जैसे ए का निकालें PA, तो PA बराबर रोल्स ने कहा था XA इंटू PA नॉट, और डाल्टन्स ने कहा था YA इंटू P टोटल। बहुत अच्छा। इसी तरह से PV का वैल्यू रोल्स ने कहा XB इंटू PV नॉट और डाल्टन्स ने कहा YB इंटू P टोटल। आप देख रहे हैं इस दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को रेशियो निकाल लीजिए, हिंट मिल चुका है आपको। ऊपर में जो दिया है PA नॉट अपॉन PV नॉट, अगर आप इसमें रेशियो निकाल लीजिए आप देखेंगे कि YA अपॉन YB आएगा, PT कैंसल आउट हो जाएगा और पूरा काम तमाम, तुरंत में आंसर आ जाएगा। 1/2 कीजिए, तो 1/2 करने पर क्या आएगा? XA अपॉन XB इंटू PA नॉट अपॉन PV नॉट। सर ऐसे करने के सपने तुम नहीं आते हैं डायरेक्टली, कैसे आएंगे? ऐसे प्रैक्टिस करने से और फटाक से सपना। अभी तो आपको सपने आने में थोड़ा समय लगते हैं, जल्दी में सपने आएंगे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन। PT से PT कैंसिल आ गया, बस सब वैल्यू आप पुट कर दीजिए। बताइए XA बाय XB क्या लिख सकते हैं हम? XA बाय XB इक्वल टू नहीं, इंटू PA बाय PB, PA नॉट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3, पुट कर दीजिए 1/3 इज इक्वल टू YA अपॉन YB,
इसका वैल्यू भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ। तो बताइए एक्स ए बाय एक्स बी कितना आ गया, एक्स ए बाय एक्स बी इज इक्वल टू 4/1। ये आ गया आपको, लेकिन निकालना क्या था आपको, क्वेश्चन में पूछा था आपको एक्स बी निकालिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालिए। तो एक इक्वेशन तो आपको मिल गया। हम बताइए इसको और हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए माइनस 4xb इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मिल चुका है, और एक इक्वेशन तो हमेशा आपको मिला हुआ रहता है, कौन सा, नहीं बताएंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है जी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक मिनट, एक्स बी का वैल्यू आप तो ऐसे कर भी, ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं एक आसान तरीका और बताता हूँ, और भी एक तरीके से हम कर सकते हैं इसको। पहले तो ये तरीका समझ लीजिए, इस दोनों को माइनस कर लीजिए, ये तो बचपन से कई बार किया है क्लास 10th वगैरह में। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -5xb इज इक्वल टू 1 -1। सो एक्स बी बराबर कितना आ गया 1/5। यहाँ से आंसर मिल गया आपको। आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर सोच सकते हैं। याद कीजिए वो दिन जब हमने बताया था कि एक्स ए बाय एक्स बी बराबर होता है एन ए बाय एन बी। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, और जिसका वैल्यू आपको दे दिया है 4/1। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या है 4, और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना है 1। तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो लिखेंगे 1 अपॉन 4 + 1, यानी यहाँ से भी कितना आया 1/। आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, जैसे मर्जी वैसे कीजिए, लेकिन करिए जरूर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ पूरे क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन में पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट का वैल्यू दे रखा है 1/3। द मोल assuming ideal behavior, the ratio of mole fraction of A and B in vapor phase is 4/3. Then mole fraction of B in the solution will be, मोल फ्रैक्शन B का निकालना है हमें। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज हम लिख दिया हमने सब कुछ, बहुत अच्छा। एक्स बी निकालना है, तो ये देख करके हमें ये तो जरूर पता चल रहा है कि रॉल्स लॉ का क्वेश्चन है, हमें रॉल्स डॉल्टन्स लगाना चाहिए। इसमें ना एक्स ए दिया है ना एक्स बी दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम पी टोटल इक्वल एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट वो लगा नहीं सकते हैं हम, पी टोटल भी मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे हम। अगर ये सारा दुविधा है, ये सारे प्रॉब्लम है, तो हमें एकदम बेसिक में जाना चाहिए कि रॉल्स और डॉल्टन को इक्वेट करेंगे। रॉल्स इक्वल टू डॉल्टन्स लिखा, यानी पी इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट दैट इज इक्वल टू वाई इंटू पी टी। ये दो इक्वेशन आया इस तरह का, और इस दो इक्वेशन का शकल और ऊपर में जो डेटा दिया हुआ है उससे कुछ बात तुरंत क्लियर होता है। क्या कि इस दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो एक्स ए बाय एक्स बी, पी ए बाय पी बी, वाई ए बाय वाई बी आ जाएगा, और पी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक नया इक्वेशन हमें मिल जाएगा। इसमें सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, पी ए बाय पी बी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, वाई ए बाय वाई बी का वैल्यू दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, एक्स ए बाय एक्स बी आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो यहाँ तक पहुँचना कौन सा बड़ा बात है। दो तरीके हमने बता दिए, इन दोनों ही तरीके से फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। बताइए किसी को डाउट है यहाँ तक, एनीवन, किसी को डाउट है। देखिए कई बार आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं मिलता, हमेशा आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई साहब इसमें फार्मूले रखिए, फार्मूले में वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ा लाइक आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना होता है, तो ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन।
सर ये तो आपने थोड़ा सा बताया था लिक्विड वाला कंपोजिशन का, क्या वही है? हाँ बिल्कुल वही है। एक मिनट इसको डिलीट करता हूँ मैं। एक कर्व मैंने बनाया था, याद कीजिए आप, कि अगर हमें डेटा मालूम हो क्या क्या, एक्स ए का वैल्यू अगर पता है 1, एक्स बी का वैल्यू पता है अगर 0 किसी पॉइंट पर, एक्स ए बराबर अगर 0 है और एक्स बी बराबर यहाँ पे 1 है। एक कर्व बनाया था, याद कीजिए लास्ट क्लास में, कि हमने पी ए के लिए बनाया था, एक्सप्रेशन लिखा था एक, पी बी के लिए एक्सप्रेशन लिखा था, फिर हमने पी टोटल के लिए एक्सप्रेशन लिखा था। मान लीजिए कि पी बी नॉट मतलब बी मोर वोलेटाइल है ए से, अगर बी मोर वोलेटाइल है ए से तो पी बी विल बी ग्रेटर दैन पी ए। दोनों का नोट लगा दीजिए। और ग्राफ आपको पता ही होगा कि पी ए नॉट जो है छोटा होगा और पी बी नॉट जो है वो बड़ा होगा। हमने पी ए का ग्राफ ऐसे बनाया था, याद कीजिए, पी बी का ग्राफ ऐसे बनाया था। मैं अभी बनाऊंगा नहीं, बस आपको एक हिंट दे देते हैं। चलिए पतली लाइन से खींच देते हैं ताकि आप कहेंगे कि ये बताया नहीं आपने, ऐसा कुछ बताया था, याद कीजिए। हाँ बताया था। तो फिर और फिर इसको कनेक्ट कर दिया था। ये जो ग्राफ ऊपर वाला था वो पीटी का ग्राफ था, पी टोटल का ग्राफ। और ये जो पूरा ग्राफ है वो किसके लिए बना है, एक बार सोचिए आप। यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी क्या है, बताइए मुझे। एक्स ए और एक्स बी क्या है, किसका मोल फ्रैक्शन है? एनीवन? एक्स ए एक्स बी किसका मोल फ्रैक्शन है? लिक्विड का। हाँ लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में जो है वो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन पार्शियल प्रेशर किसका होता है? पार्शियल, हाँ पार्शियल प्रेशर। तो ये चूंकि लिक्विड फेज के लिए हमने मोल फ्रैक्शन यूज किया है ना, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन, इसीलिए इसका नाम है, इस कर्व का नाम है लिक्विड कंपोजिशन कर्व। क्या क्या? लिक्विड कंपोजिशन कर्व, ठीक है। ये आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। लिक्विड कंपोजिशन पर ऊपर में प्रेशर था और नीचे मोल फ्रैक्शन। पर अगर मान चलिए y और yb के टर्म में इसको लिखना है और ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा? इसके कई सारे स्टेप्स हैं। ये जो कर्व हमने बनाया है वो लिक्विड के लिए बनाया है। देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक इक्वेशन चाहिए जिसमें कि सिर्फ वाई बी हो, वाई ए और वाई बी हो। ये तो हमने लिक्विड के लिए बनाया, हम वेपर के लिए चाहते हैं। वेपर के लिए कर्व कैसा बनेगा ये चाहते हैं। तो वेपर के लिए अगर कर्व आपको बनाना हो तो आपको लिक्विड वाला जो इक्वेशन जो हमने यूज किया है उसके लिए कोई इक्वेशन चाहिए। जैसे इसमें हर किसी का इक्वेशन पता है हमें। इसका इक्वेशन क्या है? पी टी इजिकल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, जिसमें याद होगा आपको इसको बोलते थे पी ए और इसको बोलते थे पी बी। पी बी पी ए बराबर एक्स ए पी ए नॉट एक्स बी पी बी नॉट, ये सब बता चुके हैं हम। हमें चाहिए क्या, हमारा एम है वेपर कंपोजिशन कर्व। लिक्विड कंपोजिशन कर्व हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, वेपर कंपोजिशन कर्व बनाना है। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को जो हमने पढ़ा था वेपर वाला, वेपर में एक इक्वेशन आपने पढ़ा था, याद कीजिए, 1/pt इजिकल्स टू वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट। बहुत अच्छा। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
आप क्या कीजिए, अगर ये वाई और वाई बी में है तो आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होगा। आप इसको किसी एक के टर्म में लिख लीजिए, वाई ए के टर्म में या वाई बी के टर्म में। हम अभी वाई ए के टर्म में लिखना चाहते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 1/pt 1/pt will be equals to YA अपॉन PA नॉट प्लस YB की जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस YA अपॉन PB नॉट, क्योंकि YA प्लस YB का वैल्यू कितना होता है 1। अच्छा, YA YB क्या था, मोल फ्रैक्शन था वेपर फेज में। ठीक है, बहुत अच्छा। इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए तो क्या लिख देंगे आप YA अपॉन PA नॉट प्लस 1 अपॉन PB नॉट माइनस YA अपॉन PB नॉट। अब इसी को हम और सिंप्लीफाई करके लिखें, इसमें 1 अपॉन Y अगर कॉमन ले लीजिएगा तो 1/PT बराबर आ जाएगा 1/PT इज इक्वल्स टू 1/PB नॉट। देखिए इसमें YB हम कॉमन YA कॉमन ले सकते हैं इसमें, इस दोनों पार्ट में से। इसको मैंने इधर लिख दिया है, YA कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या लिखेंगे हम प्लस 1/PA नॉट प्लस 1/PB नॉट और इनटू क्या हो जाएगा YA। बस ये इक्वेशन हम चाहते थे ताकि हम बता सकें, वेपर कंपोजिशन कर्व बना सकें। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/PT इज इक्वल्स टू 1/PA नॉट प्लस 1/PB नॉट इंटू YA प्लस 1/PB नॉट। आप देख रहे होंगे कि ये भी एक ग्राफ हमें मिलेगा यहाँ से, y बराबर mx प्लस सी। इस पूरे को y मान लीजिए, 1/PT को y मान लीजिए, तो ये y हो गया। इस पूरे को, ये जो कोएफिशिएंट है इसको m मान लीजिए, स्लोप ये मान लीजिए x और ये मान लीजिए c। तो y बराबर mx प्लस सी, ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। और सर इसमें वो स्ट्रेट लाइन आपको कैसे दिख रहा है, हम दिखा रहे हैं आपको कैसे दिख रहा है। एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं, एक ग्राफ दिखाते हैं आपको, बस खत्म हो जाएगा ये। ये जो ग्राफ है y बराबर mx प्लस सी में, ये जो इक्वेशन आपको मिला है, उसी इक्वेशन में 1/PT को y एक्सिस पे रखिए। 1/PT जो है उसको y एक्सिस पे रखिए, तो 1/PT को चलिए y एक्सिस पे रख दिया, बहुत अच्छा। और क्या करेंगे हम, और हम बताते हैं इसको इधर, ठीक है। हम क्या करते हैं, y जैसे y x के टर्म में लिखते थे ना, वैसे y के टर्म में लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए y, जब y 1 होगा तो y भी क्या होगा 0। जब y a 0 होगा तो y भी क्या होगा 1। अच्छा, 1/P टोटल के बीच में हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर में लिख देता हूँ, 1/P टोटल। लाइन इस तरह से। अब इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि एक पॉइंट 1/PB नॉट, जब एक काम कीजिए आप पूरे इक्वेशन में, जब YA बराबर 1 रखिएगा और YB बराबर 0 रखिए, YB बराबर 0, YB तो है ही नहीं इसमें, YA बराबर 1 रखिए, कितना होगा YA बराबर अगर 1 रख दें हम इसमें, एक मिनट यहाँ पे कुछ गलती कर दिया क्या, माइनस होगा साइन यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस छूट गया, इसको सही कर लीजिएगा, ये माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, आप लोगों ने बोला ही नहीं, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस होगा।
ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या है, 1/PA0। अगर आप इसमें YA का वैल्यू 1 रख दीजिएगा तो 1 रखने से क्या होगा, ये 1/PB0 1/PB0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो सीधे बचेगा क्या, 1/PA0। तो ये पॉइंट है 1/PA0। इसी तरह से 1/PB0 वैल्यू भी निकलेगा जब हम y बराबर 0 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, 1/PB0। यहाँ पे एक पॉइंट होगा 1/PB0। अब हमने PB0 को थोड़ा नीचे रखा है 1/PB0 को, बताइए क्यों? क्योंकि PB0 का वैल्यू बड़ा है। हमने कह दिया है पहले ही कि PB0 इज ग्रेटर दैन PA0, सो 1/PB0 विल बी लेस दैन 1/PA0। बस एक ग्राफ मिल चुका है हमें। और बताइए ये कैसा कर्व मिला आपको, ये मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। सो ये जो ग्राफ हमें मिला है, ये ग्राफ क्या है, दिस इज वेपर कंपोजिशन कर्व, वेपर कंपोजिशन कर्व। आपने कहा था 5 मिनट 10 मिनट, कितना लेट कर रहे हो आप? लेट नहीं कर रहे हैं, बस इस ग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं, खत्म हो गया है क्योंकि आधा अधूरा रह जाएगा ये। देखिए 1/PT के टर्म में तो हमें ग्राफ मिला, लेकिन PT के टर्म में नहीं लिखा। जब आप PT के टर्म में लिखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, समय रहेगा तो रहेगा ही नेक्स्ट क्लास में, तो आराम से यहाँ से बताएंगे आपको। अच्छा, नोट करने के लिए एक बार पूरा देख लीजिए जल्दी से, बता देता हूँ इसको। देखिए हमें लिक्विड कंपोजिशन कर्व हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, XA और XB का वैल्यू, और इसी तरह से PA0 और PB0 का वैल्यू इस टर्म में। ये हमारा लिक्विड कंपोजिशन कर्व था। हमें वेपर कंपोजिशन कर्व बनाना है, तो हमें YA में है इक्वेशन चाहिए, क्योंकि YA जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A होता है इन वेपर फेज। तो YA में इक्वेशन लाने के लिए हम वही जो सेकेंड इक्वेशन था कंबाइंड रॉड्स एंड डाल्टन्स का इक्वेशन, उसका यूज करें। उसी के इक्वेशन से फाइनली हमें PT YA के टर्म में आ गया। अब हमने ये ग्राफ बनाया 1/PT वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो ये कैसा कर्व है, दिस वेपर कंपोजिशन कर्व है। हमने क्या किया, 1/PT y एक्सिस पे रखा और x एक्सिस पे हम वेपर का कंपोजिशन रख रहे हैं, और ग्राफ हमें कुछ यूँ मिला। ठीक है, हर ये 1/PA0 कैसे लिखे हमने, तो हमने कहा आपको y बराबर जब 1 होगा और y भी बराबर जब 0 होगा, तो इस इक्वेशन में y बराबर 1 रखने से हमें मिलता है 1/PA0। बस इसीलिए हमने यहाँ पर पॉइंट रखा है 1/PA0। इसी तरह से अच्छा, ये इक्वेशन में लीनियर ग्राफ इसीलिए हुआ क्योंकि ये y बराबर mx प्लस c यानी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, इसीलिए लीनियर कर्व हुआ। बाकी अल्टीमेटली ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको हम फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए आप।